यस बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने हमारे 4 वीडियोस में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूरा कर लिया, समझ लिया उसको, है ना। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले एक फिनोमिनन पढ़ेंगे जो बहुत जरूरी है, वो है सेल डिवीजन। आप भी सोच रहे होंगे कि सर ये बुक में बहुत डिटेल में नहीं है या शायद कम ही दे रखा, लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तभी आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है वो क्लियर समझ में आएगा। आइए मैं समझाता हूं बच्चों। कोई भी एक सेल है, मान लीजिए कि ये सेल है। अब सेल के न्यूक्लियस सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। ये आप जानते हो, ये क्रोमेटिन थ्रेड, ये न्यूक्लियस। सेल किस किस तरीके से डिवाइड हो सकती है? प्यारे बच्चों, सेल के डिवीजन के 2 तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है माइटोसिस। क्या कहलाता है बच्चों? माइटोसिस। तो मैं यहां नाम लिख रहा हूं ए। क्या है ये? माइटोसिस। और दूसरा तरीका कहलाता है मियोसिस। माइटोसिस एंड मियोसिस। बच्चों आप बिल्कुल घबराना मत, मैं आराम से आपको पूरा समझाऊंगा और देखेंगे आपकी ये रिप्रोडक्शन में पढ़ना जरूरी क्यों है। बच्चों, सेल डिवीजन माइटोसिस जब होती है तो होता क्या है कि ये सेल डिवाइड होती है। बच्चों इसकी 5 स्टेप्स भी होती हैं, मैंने नोट्स में तो लिखी है, यदि कभी डिटेल में पढ़ना है तो पढ़िएगा। ये जो जब सेल डिवाइड होती है तो सेल डिवाइड होने से पहले जो प्रिपरेशन करती है उसको बोलते हैं इंटरफेज। ले क्या बोलते हैं? इंटरफेज। इंटरफेज किसको बोलते हैं? सेल डिवीजन से पहले की प्रिपरेशन। एक बार डिवाइड हुई और अगली बार डिवाइड होगी, उससे पहले जो प्रिपरेशन है उसको क्या बोलते हैं? इंटरफेज। इंटरफेज के बाद जैसे डिवीजन शुरू होता है उसको बोलते हैं प्रोफेज। इंटरफेज, प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज, और टीलोफेज के बाद वापस नेक्स्ट टाइम जब करेगी तो इंटरफेज। तो 5 स्टेप्स हैं: इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सर क्या हमको ये नाम याद रखने पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस कोई बात नहीं, हमने नाम सुने थे कभी, ये याद रहेगा। कभी आपको कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी आगे ऑप्शन वाले तो आप कॉन्फिडेंस से थोड़ा सुन पाओगे, हाँ यार ऐसा कुछ सोचा था, सुना था। अब ये जो सेल है, ये सेल की खास बात बताऊं बच्चों। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है ना, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, डीएनए है। डीएनए से ही क्या बनता है बच्चों? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के कितने पेयर हैं? क्रोमोसोम के 2 पेयर हैं। कितने पेयर हैं? 2 पेयर हैं, जिसको बोलते हैं 2n। कैसी सेल है? 2n। बच्चों 2n सेल को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। सर ये समझ में नहीं आया, ये क्या क्रोमोसोम के सेट और ये सब? वापस समझाता हूं। जैसे मेरे पास 5 या 6 जोड़ी जूते हैं, ठीक है? तो 6 जोड़ी जूते में क्या क्या? एक लेदर के शूज, एक थोड़े फॉर्मल पॉइंट वाले शूज, एक मेरे स्पोर्ट्स के शूज, एक और सैंडल, जो भी है। तो ये मान लो मैं कहता हूं 6 शूज हैं, तो क्या 6 शूज होंगे या 6 पेयर होंगे? 6 पेयर ही होंगे। एक लेफ्ट पेयर का, एक राइट पेयर का, तो 2 पेयर में ही होंगे शूज हमेशा। नहीं तो मतलब ही क्या, भगवान ने मुझे 2 पेयर दिए तो हाँ, आपके ऊपर चलने गई। तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 6 मैंने कहा, तो ये जूते मेरे कैसे बच्चों? पेयर में। पेयर में जब भी कोई चीज होगी तो मेरी यहां पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं यह समझाना चाह रहा हूं कि हर क्रोमोसोम नंबर 1 तो 2 है, 1 वाला इधर भी है, इधर भी है, 1 के 2 पेयर। क्रोमोसोम नंबर 2 पेयर, क्रोमोसोम नंबर 3 2 पेयर में। तो क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम कितने हैं? 2 हैं। ऐसे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। और 23 टाइप के क्रोमोसोम कितने हैं? 2 तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। क्या मेरी बात समझ में? हमारी हर सेल में क्रोमोसोम का सेट है। फर्स्ट क्रोमोसोम 2, सेकंड क्रोमोसोम 2, ऐसे जिस किसी सेल में क्रोमोसोम का सेट होता है, सेट वाले क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम उसी का सेकंड, मतलब मेरा एक पेटी शूज उसी का दूसरा पेटी शूज, तो ये दोनों होमोलोगस कहलाएंगे कि एक जैसे, दोनों पेटी शूज है, एक लेदर शूज दूसरा भी लेदर शूज, तो ये होमोलोगस कहलाएंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बच्चों साइंटिस्ट ने एक एक क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई कर लिया।
कई लोग जो इसके जानकार होते हैं ना, वो ओनली क्रोमोसोम का शेप देख के बता सकते हैं कौन से नंबर का है, 14th है कि 15th है कि 16th है। क्रोमोसोम के शेप होते हैं अलग अलग। तो हमारी बॉडी में कितने तरह के क्रोमोसोम है? 23 टाइप्स के क्रोमोसोम है। हमारी हर सेल में 23 टाइप्स के क्रोमोसोम कितने कितने हैं? दो दो। तो जिस सेल में क्रोमोसोम का सेट होता है उस सेल को क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल। और उसको कैसे शो करते हैं? 2n। 2n का मतलब हो गया सेल के अंदर क्रोमोसोम के दो दो सेल है। ओके, जब ये 2n सेल डिवाइड होती है तो इससे दो सेल्स बनती हैं और दोनों के अंदर क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं। ऐसा डिवीजन माइटोसिस कहलाता है। माइटोसिस किसको कहते हैं? ऐसा सेल डिवीजन जिसमें एक डिप्लॉइड सेल दो डिप्लॉइड सेल में टूट जाती है। एक सेल से कितनी सेल्स बनती है? दो। और दोनों की खास बात क्या है? दोनों ही डिप्लॉइड है। और ये दोनों सेल कैसी होती है? दूसरी बात, पहली बात ये दोनों डिप्लॉइड होती हैं। फर्स्ट खास बात दोनों की डिप्लॉइड है। और सेकंड बात है दोनों आइडेंटिकल होती है। अब इसका भी मैं मतलब बताता हूं। जेनेटिकली मतलब कि जैसे जीन्स इसके थे वैसे के वैसे ऑलमोस्ट। हाँ, मैंने कहा था क्रोमोसोम की कॉपी होगी तो कहीं छोटी मिस्टेक रह सकती है। तो 99.9% दोनों कैसे हैं? सेम। ये कहलाता है माइटोसिस। मुझे पता है बच्चों, आप लोगों को थोड़ा कच्चा कच्चा समझ में आया, पर मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर, मैं और कुछ बातें इसको एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करूंगा आपकी। बच्चों, हमारी बॉडी में जैसे मेरी स्किन है, मैं यूं करूं, मेरी स्किन गिर रही है, शेड हो रही है, गिरती है। हमारी सेल्स लगातार बढ़ती रहती है। तो हमारी सेल्स में कौन सा डिवीजन हो रहा है? ये माइटोसिस। हमारी पूरी बॉडी की सेल्स में लगातार माइटोसिस होती ही रहती। हम लोगों ने जो ये 6 टाइप्स पढ़े, 6 टाइप्स कौन कौन से पढ़े हम लोगों ने? फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर। इन सभी के अंदर सेल्स जब बढ़ रही थी, बन रही थी या रीजनरेशन हो रहा था, तो कौन सा सेल डिवीजन कर रही थी? माइटोसिस। वो क्या कर रही थी? माइटोसिस। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है। और माइटोसिस में क्या खास बात होती है? माइटोसिस की दो खास बात आपको याद रखनी है। एक सेल से दो सेल बनती है, पहली बात। और दोनों सेल, मदर सेल और डॉटर सेल, दोनों कैसी होती हैं? डिप्लॉयड। 3 बातें याद दिला देता हूं आपको, 3 पॉइंट्स आपको याद रखने। पहला पॉइंट, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनती है। दूसरा पॉइंट, माइटोसिस में एक डिप्लॉयड सेल से दो डिप्लॉयड सेल्स बनती है, दोनों एक जैसी होती है, ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। और तीसरी बात, माइटोसिस से जो डॉटर सेल बन रही है वो मदर की ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी होती है। ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 99.9% सेम होती। क्या आपको बात समझ में आए? ये कहलाती है माइटोसिस। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, दूसरा तरह का सेल डिवीजन कौन सा होता है? तो दूसरे तरह का सेल डिवीजन मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जो होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। बच्चों, अभी जो हमने तरीके पढ़े उससे रिप्रोडक्शन हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर ये नया तरीका क्यों इवॉल्व हुआ? और ये आज पूरी दुनिया में ज्यादातर इतने सारे ऑर्गेनिज्म, जो भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है, वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों? बच्चों, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने का एक कारण है कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस आते हैं। ये जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमने अभी पढ़ा, इसके अंदर वेरिएशन बहुत कम आते हैं। जैसा पेरेंट है, बच्चा 99.99% वैसा ही बनता है, उसका बच्चा भी 99.99% वैसा ही बनता है। तो वेरिएशन कम आते हैं। पर हम क्या चाहते हैं? वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा तरीके क्या है। तभी तो लाइफ में इतनी तरह की लाइफ हमको बाहर दिखाई देती है। बच्चों, जब अर्थ पे लाइफ डेवलप हुई, पहली बार जब लाइफ बनी, इसके बाद लाखों साल हो गए, लाइफ में कोई ज्यादा बदलाव ही नहीं आया। वो रिप्रोडक्शन करते थे, पर रिप्रोडक्शन का तरीका क्या था? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जीन्स कैसे रहते? 99.9% सेम। बट ये छोटे छोटे चेंज भी लाखों साल तक हुए तो कुछ बड़ा बदलाव आया। और बदलाव आते ही एक नया तरह का रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस हुआ, और
उसका नाम है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जब नेचर ने ये सेलेक्ट किया कि जितनी वैरायटी के बच्चे जिसके होंगे वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव करेगा, तो ज्यादा से ज्यादा वैरायटी के बच्चे कैसे पैदा हों, इसके लिए हमने एक नया तरीका इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ और उसका नाम है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू इंडिविजुअल्स कम टुगेदर टू गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल। दो इंडिविजुअल मिलकर एक नया बच्चा पैदा करते हैं। दो अलग अलग इंडिविजुअल मिलकर एक नया बच्चा पैदा करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब इसमें बहुत तरह की कॉम्प्लिकेसी है, बहुत। दो ऑर्गेनिज्म मिलकर कैसे बच्चा पैदा करेंगे? तो एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए एक ये इंडिविजुअल है और एक ये इंडिविजुअल है, अभी दोनों मिलकर बच्चा पैदा करना चाहेंगे, तो इसकी बॉडी में हजारों लाखों, मतलब बहुत मिलियन सेल्स हैं इसके अंदर मिलियन सेल्स हैं। तो हर ऐसा कैसे होगा? तो हमने एक तरीका डेवलप किया कि इसकी तरफ से सिर्फ एक सेल आएगी, सिंगल सेल, एक ही सेल, और इसकी तरफ से भी एक सेल आएगी। ये जो सिंगल सेल ये लोग दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं गैमेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? गैमेट्स क्या है? मतलब मैं सिंगल ऑर्गेनिज्म हूं, मैं रिप्रोडक्शन के लिए एक कंट्रीब्यूशन दूंगा मेरी एक सेल का, सिर्फ वन सेल, तो वो वन सेल मेरे, उसके अंदर सारे डीएनए मेरे उसके अंदर है, तो उस सिंगल सेल को हम क्या बोलेंगे? गैमेट्स। और दूसरा इंडिविजुअल है, वो भी एक सेल देगा, तो उसको भी क्या बोलेंगे? गैमेट। तो इस तरह से हो गए दो गैमेट। दोनों गैमेट मिलेंगे और बन जाएगा जाइगोट। दोनों गैमेट्स क्या बन जाएंगे बच्चों? जाइगोट। सुना आपने ये? अब यहां पर एक बहुत बड़ी परेशानी होगी बच्चों। परेशानी ये कि मेरी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? मेरी बॉडी में क्रोमोसोम्स हैं 46। इसकी बॉडी में जो ये दूसरा इंडिविजुअल है वो अपनी एक सेल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46 दोनों मिलके तो जाइगोट में कितने हो गए? 92। अरे ये क्या हुआ? अब ये जाइगोट से जब बड़ा बनेगा तो इसमें 92 क्रोमोसोम्स होंगे, और ये अगली बार जब रिप्रोडक्शन करेगा तो ये 92 क्रोमोसोम देगा, दूसरा 92 देगा, तो इससे भी डबल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हर जनरेशन में क्रोमोसोम डबल होते जा रहे हैं। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई। क्रोमोसोम हमारे सब में, हम में और हमारे से लाखों साल पहले के ह्यूमन में भी क्रोमोसोम सेम 46 ही होने चाहिए, जबकि यहां तो क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं? हर जनरेशन में क्या होते जा रहे हैं? डबल। क्यों? दो इंडिविजुअल दे रहे हैं। तो दो इंडिविजुअल जब अपनी अपनी एक सेल देंगे तो क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा? डबल, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर हमारी बॉडी में एक नए तरह का डिवीजन होता है, सेल डिवीजन, उसका नाम है मियोसिस। तो मियोसिस इस क्रोमोसोम के नंबर को डबल होने से रोकता है। कैसे रोकता है? क्या तरीका डेवलप किया बताऊं मैं आपको? चलो सुनते हैं कैसे ये हुआ कि हमने क्रोमोसोम का नंबर डबल होने से रोका। तो हमने, मियोसिस में क्या होता है बच्चों? एक डिप्लॉइड सेल है, एक ही सेल है जिसमें 2n है, डिप्लॉइड है। 2n मतलब समझ आ गया, क्रोमोसोम के दो सेट है इसमें। जैसे ये सेल डिवाइड होती है तो एक से दो सेल बनती हैं, और ये जो सेल्स बनी इनके अंदर सिर्फ आधे क्रोमोसोम रह जाते हैं, और इनसे तुरंत वापस डिवाइड होकर वापस आगे दो सेल्स बन जाती, 4 सेल्स बन जाती हैं, इससे दो, इससे भी दो, और ये हो जाती हैं 4 सेल्स। मियोसिस में क्या हुआ? मियोसिस की 3 बातें बताओ सर खास, वही जो हमने यहां बताई। यहां पर एक सेल से 2 सेल बन रही थी, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बन रही। क्लियर? डिफरेंस क्लियर हुआ? सिंपल सा है, यहां पर 1 से 2, यहां पर 1 से 4। दूसरी बात, यहां पर एक डिप्लॉइड मदर सेल से 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स बन रही थी, यहां पर एक डिप्लॉइड मदर सेल से 4 हैप्लॉइड। अब आप जिसमें सिंगल एन हो, 2n नहीं हो, ऐसी सेल को क्या बोलते हैं? मैं बता देता हूं, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड वर्ड का क्या मतलब?
ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम का सिंगल सेट हो, एक ही सेट हो, क्रोमोसोम के दो सेट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। जिस सेल में क्रोमोसोम के दो पेयर हो, हर चीज दो 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 हो, तो उसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। और जिसमें क्रोमोसोम का एक एक सेट ही हो, उसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड। क्या बच्चों समझ में आई बात? अब इससे क्या सॉल्यूशन निकला, ये मैं आगे बताऊंगा। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि डिप्लॉइड माइटोसिस और मियोसिस में क्या डिफरेंस है। माइटोसिस में एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है। माइटोसिस में एक डिप्लॉइड सेल से बनने वाली दोनों डॉटर सेल्स डिप्लॉइड ही होती है। मतलब क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है? सेम। इसमें 46 था तो इसमें भी 46। जो हमारी पूरी बॉडी सेल्स में यही होती है। हमारी सेल्स में, हाथ में, मुंह में, हमारी पूरी बॉडी में जब भी सेल्स नहीं बनती है तो यही होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में एक नए तरह का सेल डिवीजन होता है और वो होता है मियोसिस। इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटकर आधे हो जाते हैं। इसकी खास बात बताओ, इसकी तीन बातें समझ में आई क्या? कोई रिपीट कर सकता है? इसकी तीन बातें क्या थी? पहली बताओ। पहली, एक सेल से दो सेल। दूसरी, डिप्लॉइड सेल से दोनों डिप्लॉइड सेल्स बनती है। और तीसरी, वेरी गुड, शाबाश किरण। यहां पर जो दोनों डॉटर सेल्स बनी है ये बिल्कुल अपनी मां की एग्जैक्ट कॉपी है। इसके और इसके डीएनए में बहुत बहुत कम डिफरेंस है, इसलिए हम बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जीनेटिकली आइडेंटिकल बनी है, एक जैसी बनी। तीन, यहां पर तीन बातें बताओ मियोसिस की। पहला, इसमें सिंगल सेल से 4 सेल्स बनती है। दूसरा, इसमें जो मदर सेल डिप्लॉइड होती है जिसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारे अंदर देखें तो, और बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं वो कितनी होती हैं? हैप्लॉइड। 1 से 4 बनती है तो पहली बात होगी। और दूसरी बात, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 से घटकर क्या हो जाते हैं? आधे। 23 क्रोमोसोम रिड्यूस होकर क्या हो जाते हैं? हाफ। क्लियर? इसलिए इसको मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। और तीसरी बात बच्चों, तीसरी बात होती है कि ये जो चारों बनी है ये चारों इससे काफी अलग होगी। मतलब काफी का मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन काफी ज्यादा वेरिएशंस होंगे। इसमें वेरिएशन बहुत कम होते हैं, इसमें वेरिएशंस ज्यादा होते हैं। क्या बात समझ में आई आपको? वेरिएशन क्यों ज्यादा होते हैं ये समझने के लिए आपको इसकी बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज में जेनेटिक ओवरलैपिंग होती है, जीन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, इसको जेनेटिक ओवरलैपिंग बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं, है ना? तो मेरे नोट्स में तो लिखा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा डीप में जाके हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये समझ लीजिएगा, तीसरा पॉइंट इसका ये है कि यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज बनती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनती है, और यहां पर वेरिएशंस ज्यादा होते हैं। डॉटर सेल्स अपनी मदर सेल से काफी अलग अलग वैरायटी की बनती है। तो ये हो गया हमारा क्या? माइटोसिस और मियोसिस। अब हमारे वही प्रॉब्लम का आंसर देखते हैं कि एक इंडिविजुअल ये था, एक इंडिविजुअल ये था, इसकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम, इसकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम। ये कह रहा है कि ये लो मेरी एक सेल, मेरा एक गैमेट, ये कह रहा है ये मेरा एक गैमेट। अब जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट बनते समय कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। माइटोसिस नहीं होगी। उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसके 46 क्रोमोसोम से जो 4 गैमेट बनेंगे वो कितने क्रोमोसोम वाले बनेंगे? 23। तो इसका जो गैमेट बना हुआ 23 क्रोमोसोम, इसका जो गैमेट बना हुआ 23 क्रोमोसोम, ये दोनों मिलकर जाइगोट बन गए तो उसमें कितने क्रोमोसोम हुए? 46। अगेन सेम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको एक स्पेशल सेल डिवीजन पढ़ना पड़ा, क्योंकि एक स्पेशल सेल डिवीजन होता है जो क्रोमोसोम के नंबर को सेम रखता है। यदि हमारे अंदर मियोसिस नहीं होती, यदि हमारे अंदर मियोसिस नहीं होती तो सेल्स लगातार, क्रोमोसोम का नंबर लगातार हर जनरेशन में डबल 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 ही होता जाता। थैंक गॉड हमारी बॉडी में मियोसिस होती है, और मियोसिस से क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है।
अब ये हाफ क्रोमोसोम में एक इंडिविजुअल के हाफ दूसरे के, दोनों के हाफ हाफ मिलते हैं, वापस पूरे हो गए और पूरा बच्चा फिर डेवलप हो जाता है। फिर वो बच्चा जब रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके अंदर भी मियोसिस होगा, उसके हाफ क्रोमोसोम उसके दूसरे किसी इंडिविजुअल के हाफ क्रोमोसोम, दोनों के हैप्लोइड हैप्लोइड सेल मिलेंगी और अगेन वापस 46 क्रोमोसोम मिलेंगे और हमारे अंदर लगातार 46 क्रोमोसोम इस तरह से रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें कितने इंडिविजुअल पार्ट लेते हैं? दो लोग मिलकर एक नया बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि दोनों लोग यदि अपनी अपनी सेल देंगे, अपनी अपनी रिप्रेजेंटेटिव सेल देंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल और डबल और डबल होता जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन नेचर के अंदर अवेलेबल है, वो है मियोसिस। जब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला इंडिविजुअल अपनी एक रिप्रेजेंटेटिव सेल यानी कि गैमेट बनाता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। दूसरा इंडिविजुअल बनाता है उसमें भी हाफ हो जाते हैं। ये हाफ हाफ नंबर वाले क्रोमोसोम गैमेट्स जब मिलते हैं तो वापस फुल हो जाते हैं, डबल नहीं होते। तो इस तरह से ये सारा हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। समझ में आया बच्चों? तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि क्रोमोसोम का नंबर डबल क्यों नहीं हो रहा है। और दूसरी खास बात क्या हुई? वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा आएंगे। आप एक बात हमेशा दिमाग में रखिएगा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही एक ही है, इनका एक ही लक्ष्य है, वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। क्या आने चाहिए? वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। ठीक है, और यही सोचकर इसी के लिए सारी अलग अलग तरह की फीचर्स डेवलप हुए, तरह तरह की चीजें डेवलप हुई हैं। वो इसीलिए हुए हैं कि वेरिएशन ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों कि एक मोर जो होता है उसके बहुत बड़े बड़े पंख, इतने सारे पंख क्यों दिखा रहा है वो? तो एक जो उसकी अपोजिट सेक्स का जो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी तरफ तभी अट्रैक्ट होगा जब उसके बहुत ज्यादा बड़े और फैले हुए पंख होंगे। मतलब उसको लगेगा कि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डीएनए है, इसलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। बच्चों, हम लोग भी किसी अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आप सोचते हो कि यार हम क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो हम अट्रैक्ट ये सोच के होते हैं कि उसके डीएनए की क्वालिटी अच्छी है। हमारे दिमाग में ये नहीं होता है, कॉन्शियस माइंड में, लेकिन हमको वो चीज ही अट्रैक्टिव लगेगी जिसमें डीएनए का हिंट मिल रहा हो कि इसके डीएनए अच्छी क्वालिटी। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, हम डिटेल में भी जाएंगे उसमें, पर अभी मैं इतना सा बताना चाहूंगा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, इसका कारण ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का रीजन ही यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे ऑफस्प्रिंग्स में ज्यादा से ज्यादा वेरिएशंस आए। क्लियर? और ज्यादा वेरिएशन लाने के लिए हमारी सेल्स में पहला तरीका है मियोसिस होती है। पहले तरीका मियोसिस होती है और दूसरा तरीका यह है कि दो इंडिविजुअल के डीएनए मिलते हैं, दोनों बहुत अलग अलग तरह के होंगे तो बच्चा और नई नई क्वालिटी का बनेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बढ़ाने के। बच्चों, अब मैं छोटी सी बात करूंगा, क्या आपको ये समझ में आया बच्चों? कोई डाउट इसके अंदर, कुछ पूछना है? चलिए, अब मैं आपको छोटा सा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक ओवरव्यू बताने की कोशिश करूंगा आपको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों, सबसे पहले इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स? सेक्स क्या होता है? सेक्स मीन्स जेंडर। आप लोगों ने लिखा होगा, कहीं लिखते हैं सेक्स मेल और फीमेल। अब अपन ये सोचते हैं कि बताओ व्हाट डू मीन बाय मेल एंड व्हाट डू मीन फीमेल? क्या क्यों नाम रखा है कि मेल और फीमेल? अपन इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। तो बच्चों देखो, एक इंडिविजुअल है, मैंने बताया था आपको, एक इंडिविजुअल और दूसरा इंडिविजुअल। अब ये दोनों इंडिविजुअल कह रहे हैं, दोनों इंडिविजुअल मिलकर एक नया बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं। ये कहेगा कि मेरी एक सेल मैं देता हूं, ये कहेगा मेरी एक सेल मैं देता हूं। अब बात ये रहेगी कि दोनों सेल्स देंगे तो कहां देंगे? बाहर। मतलब हाँ, होता है ऐसा, जैसे जो एक्वेटिक होते हैं ना, पानी में रहने वाले, तो पानी में रहने वाले क्या होते हैं? एक फ्रॉग होता है, फीमेल फ्रॉग। फीमेल फ्रॉग क्या करती है? अपनी बॉडी से बहुत सारे ओवम निकाल देती है।
उसकी बॉडी पर बाहर। और मेल फ्रॉग आता है, और मेल फ्रॉग क्या करता है, अपनी बॉडी से बाहर स्पर्म्स निकाल देता है। तो स्पर्म और ओवम दोनों कहां मिलते हैं, पानी में। ऐसे बच्चों, ऐसे फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हम पढ़ेंगे जिसमें मछलियों में, मेंढक में कैसा फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, एक्सटर्नल। मतलब फीमेल अपने ओवम बाहर पानी में रिलीज करेगी, मेल अपने स्पर्म बाहर पानी में रिलीज करेगा। पर बच्चों इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो, एक तो ये कि इतने सारे जो स्पर्म और ओवम हैं, ये बहुत सारे वेस्ट चले जाएंगे पानी में डालने रहने के कारण। और छोटे मोटे जो जायगोट बन भी गए तो वहां इतने सारे प्रीडेटर है खाने वाले जो इनको खा जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा नंबर में ओवम, बहुत ज्यादा नंबर में स्पर्म देते हैं ताकि कुछ तो जिएंगे। और इसलिए फिर एक दूसरा तरीका डेवलप हुआ जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम अब ये कहेंगे कि ये कह रहा है कि मैं एक सेल मेरी दूंगा, एक सेल आपकी देना। तो अब ये जो सेल देगा और ये जो सेल लेगा, तो हम सोचते हैं कि यार सेल किसके पास जाए। तो एक तरीका ऐसा डेवलप होगा कि ये अपनी जो सेल देगा ये अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगा और इसकी बॉडी के अंदर वो सेल रिलीज होगी। तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के गैमेट को रिसीव करता है, हम उसको फीमेल बोलते हैं। फीमेल वो होती है जो अपना जो गैमेट है वो बॉडी से बाहर नहीं निकाल रही है, बल्कि दूसरे जो पार्टनर है उसका गैमेट वो अपनी बॉडी के अंदर रिसीव करती है। उसी को हम फीमेल कहते हैं। हम प्लांट में पढ़ेंगे, ये प्लांट के अंदर हम बोलेंगे कि ये फीमेल प्लांट है। तो क्यों फीमेल प्लांट है? क्योंकि वो गैमेट रिलीज नहीं करती है, वो मेल गैमेट को रिसीव करती है। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मेल एंड फीमेल? मेल वो ऑर्गेनिज्म होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो अपने गैमेट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है और उसका वहां पर रोल खत्म हो गया रिप्रोडक्शन। अब उसका कुछ काम नहीं। फीमेल वो ऑर्गेनिज्म होगा जो मेल गैमेट को क्या करेगा, रिसीव करेगा और फिर उसकी बॉडी में जायगोट बनेगा। उस जायगोट को वो केयर करेगी, उसकी बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स होंगे। उस जायगोट के चारों ओर या तो एग बनाकर, एक मुर्गी है तो अंडे देगी फिर, है क्या नहीं? तो मुर्गी के अंदर भी क्या है कि मेल जो है वो अपनी बॉडी से जो गैमेट्स हैं वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर करता है और वहां पर वो एग्स में डेवलप होते हैं। क्या आपको कुछ कुछ बात समझ में आ रही है बच्चों? ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन कंसेप्ट। ये मेन कंसेप्ट है कि मेल और फीमेल का कंसेप्ट क्या है। हम लोग इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते क्यों? क्योंकि इसमें दो अलग अलग तरह के सेक्सेस होते हैं। एक होता है मेल जो गैमेट देता है, ये अपना गैमेट दे रहा है। एक होती है फीमेल जो इस गैमेट को रिसीव करती है और अपने गैमेट के साथ इसको फ्यूज करके और ऑफस्प्रिंग बनता है। क्या आपको बात समझ आई? अब हम आने वाले टाइम में कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन एंजियोस्पर्म्स हम पढ़ेंगे। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है प्लांट्स के 5 डिविजन्स होते हैं। प्लांट में 5 डिवीजन कौन से होते हैं? हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इनको क्रिप्टोगेमी कहते हैं। और फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको फेंड्रोगेमी कहते हैं। तो जो सबसे डेवलप्ड प्लांट हैं जिनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है? आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने एक कंसेप्ट समझा कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो 6 तरह के होते हैं, 6 तरह से आप सभी को पता है बच्चों, है ना? फिशन से लगाकर स्पोर फॉर्मेशन तक जो हमने जो 6 पढ़े, उन सभी तरीकों में कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। कौन सा सेल डिवीजन होता है? माइटोसिस। एक सेल से 2 सेल, दोनों एक जैसी, आइडेंटिकल और दोनों डिप्लॉइड। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये चलेगा नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम तो लगातार डबल होते जाएंगे। फिर तो डबल नहीं हो, इसलिए वहां पर एक स्पेशल तरह का सेल डिवीजन होता है जिसमें उनकी बॉडी में जब गैमेट्स बनते हैं। अच्छा, गैमेट्स कहते हैं किसको? मैं कुछ नाम बता दूं आपको, कुछ टर्म्स बताऊं। देखो सुनेगा, ये मेल है, ये फीमेल है। अब इधर सुनेंगे सभी। सबसे पहली बात कि मेल के अंदर
बहुत सारे और सिस्टम्स हैं। एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसका पूरा काम है डाइजेशन करना, एक रेस्पिरेशन जिसका रेस्पिरेशन करना। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल में एक स्पेशल सिस्टम होगा जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके अंदर एक ऐसा ऑर्गन होगा जो गैमिट बनाने का काम करेगा। गैमिट बनाने वाले ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? गोनेड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? गोनेड्स। सुनिए ये गोनेड्स। गोनेड्स किसको बोलते हैं बच्चों? द ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस गैमिट्स। गैमिट्स बनाने वाले ऑर्गन को क्या बोलते हैं? गोनेड्स। अच्छा बताओ, मेल में गैमिट कौन बनाता है? मेल के गोनेड को क्या बोलते हैं? मेल के गोनेड का एक स्पेशल नाम है, हमारे ह्यूमंस में और एनिमल्स में हम उसको बोलते हैं टेस्टिस। फीमेल गोनेड का क्या नाम है? फीमेल में गैमिट्स कौन बनाता है? ओवेरी। तो फीमेल गोनेड का नाम है ओवेरी। वेरी गुड। तो ये गोनेड्स बनाते क्या है बच्चों? गोनेड्स क्या बनाते हैं? गैमिट्स। अच्छा बताओ, जो मेल के जो गैमिट्स है उनका क्या नाम है? स्पर्म। फीमेल गैमिट का क्या नाम है? ओवम। करेक्ट। बच्चों, ये जो गैमिट्स हैं, जब ये गैमिट्स मिलेंगे आपस में तो क्या बन जाएगा? स्पर्म और ओवम दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट। जाइगोट। और ये जाइगोट से फिर इंडिविजुअल डेवलप होगा। इस तरह से ये एक कंसेप्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल होते हैं, दोनों में से एक जरूर ऐसा होगा जिसका गैमिट बहुत छोटा होगा। छोटा क्यों होगा बच्चों? क्योंकि उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, उसको तो जाना है। जो जाएगा ना, जो मेल का गैमिट होता है वो हमेशा बहुत छोटा होता है। हमारी मेल की बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है? स्पर्म। स्पर्म इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमंस बॉडी। अच्छा, और किसी ह्यूमन की बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ओवम, जो फीमेल की बॉडी में होता है। अच्छा, फीमेल की बॉडी में ओवम इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसको ज्यादा दूर जाना नहीं है, उसकी वही है, तो उसके अंदर सारे तरह के नरिशमेंट, न्यूट्रिएंट सब उसके अंदर रहते हैं। और मेल के अंदर सिर्फ डीएनए होते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होती है, क्योंकि उसकी बहुत डिस्टेंस तक उसको ट्रेवल करना है। तो ये जो है, इसके गैमिट्स बहुत छोटे होते हैं और ज्यादा नंबर में होते हैं। इनके गैमिट कम होते हैं और बड़े होते हैं और कम नंबर में होते हैं। क्लियर? और मेल और फीमेल दोनों के गोनेड्स क्या होते हैं? टेस्टिस, ओवरी। यदि प्लांट की बात करें तो प्लांट के अंदर मेल गोनेड को हम बोलते हैं स्टेमन और फीमेल गोनेड को हम बोलते हैं पिस्टिल, है क्या नहीं? तो ये हम लोग कल प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों। आप लोग अच्छे से तैयारी करके आइएगा। हम कल पूरे मतलब क्लास में हम इसको पूरा ही करना है कल के पीरियड, ठीक है ना मैडम? फिर हम लोग नेक्स्ट हम शुरू करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम।